वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग उड़ीसा का एसएसबी लेक्चरशिप का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, आज हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी चैनल के ऊपर इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, जिसके अंदर हमने 25 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जाकर आप इसका फर्स्ट पार्ट पहले देखिए। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट को भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस काफ़ी लंबे टाइम से स्टार्ट की हुई है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आपको PDF मिल जाएगी। आज हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 26 को स्टार्ट करने से पहले पिछली वीडियो में हमारे 2 क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो गए थे। रीडिंग में मैंने गलती कर दी थी, तो पहले हम उन 2 क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे, फिर हम 26 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक जो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था वो था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया था अ सिचुएशन इन विच इट इज़ पॉसिबल टू मेक समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनी वन वर्स ऑफ। लेकिन मैंने रीडिंग करते टाइम क्या पढ़ दिया था, इट इज़ इम्पॉसिबल, तो जिसकी वजह से मेरा आंसर भी गलत हो गया था। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं जिसमें अगर दो लोग हैं ए और बी, किसी एक को फ़ायदा हो रहा है लेकिन जो दूसरा बंदा है उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो आपने पैरेटो वाला चैप्टर जब किया होगा तो हमें पता है इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेटो इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। पैरेटो इम्प्रूवमेंट क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आप किसी एक का फ़ायदा करते हैं, किसी एक की यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है, किसी एक को फ़ायदा होता है, लेकिन किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता। अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको कहीं पर भी पैरेटो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन नहीं गिवन है, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन का पैरेटो इनएफिशिएंट आंसर के साथ जाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी एक का फ़ायदा करते हो और दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका जो एलोकेशन है वो एफिशिएंट नहीं माना जाएगा, वो कहीं ना कहीं पैरेटो की एफिशिएंसी को ख़त्म करेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, अ ग्रोइंग कंट्री इज वन। एक विकासशील देश किसे माना जाता है, एक विकासशील देश वो देश होता है जो कि अपने ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को इंक्रीज करे एट प्राइस कैसे हो, कांस्टेंट हो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या बोला गया है, इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, आपको क्वेश्चन में MPS गिवन है क्या, 0.2। उसके बाद कैपिटल आउटपुट रेशो आपके पास क्या गिवन है, कैपिटल आउटपुट रेशो जो है आपके पास गिवन है 5। क्वेश्चन कह रहा है आपको ग्रोथ रेट निकालनी है। आपको पता है ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका सेविंग रेशो अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशो। आपको क्वेश्चन में सेविंग रेशो भी गिवन है जो कि आपकी 0.2 है, और कैपिटल आउटपुट रेशो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है जो कि आपकी 5 है, और यहाँ मल्टीप्लाई में आप 100 लगा सकते हो। 100 इसलिए लगाया क्योंकि ग्रोथ रेट निकालनी है आपको। जब आप इसको यहाँ से कट करोगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4%। तो आपकी ग्रोथ रेट निकल जाएगी, ग्रोथ रेट आपकी रहेगी 4%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है ना 4%, ऑप्शन नंबर सी 4%।
आप ABCD पे मत जाना, ऑप्शन नंबर जिसमें 4% गिवन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, ग्रोथ रेट का फॉर्मूला लगाना है, सेविंग रेशो, कैपिटल आउटपुट रेशो, सेविंग रेशो 0.2, कैपिटल आउटपुट रेशो 5 इंटू ग्रोथ रेट 100 कर आपका 4% राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्स्टिकल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी एक चीज़ है जो कि आपके आर्थिक विकास को नहीं रोकती या आर्थिक विकास जो आप करते हो उसके मार्ग में बाधा नहीं बनती। अब आप यहाँ देखिए, अगर किसी भी देश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है तो ज़्यादा कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो कभी भी किसी भी देश में हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कभी भी विकास में बाधा नहीं बनेगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन जो पॉवर्टी है हमारी उसका संबंध किससे है, वो किस वजह से है, किससे रिलेट करती है वो, कि लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है इस वजह से, या लोग डिमांड कम करते हैं इस वजह से पॉवर्टी है, या लोगों के पास सेविंग कम है, या फिर उनको चॉइस नहीं मिलती, उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी पर्सन की जो पॉवर्टी होती है, आपने देखा होगा गरीब इसलिए रहता है क्योंकि उसके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, उसके पास वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होती, उसको उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिली होती, उसके पास स्किल्स नहीं होती ताकि वो अच्छा काम कर सके। तो कहीं ना कहीं उनके पास चॉइस और अपॉर्चुनिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा अभाव होता है या छूट जाती है उनसे। तो इसीलिए ह्यूमन पॉवर्टी का मेन रीज़न यही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन वाज स्क्रैप्ड इन दिस ईयर। मतलब यहाँ ये कह रहे हैं जो प्लानिंग कमीशन हमारा चल रहा था उसको कब रैप अप कर दिया गया था, मतलब कब वो ख़त्म हो गया था। तो ये 13 अगस्त 2014 को आपका प्लानिंग कमीशन जो है उसको स्क्रैप कर दिया गया था। उसके बाद आपका नीति आयोग था जिसको हम थिंक टैंक बॉडी भी बोलते हैं गवर्नमेंट की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज वाज लॉन्च बाय। तो ग्रैंड एक बड़े लेवल पर इनोवेशन करने में चैलेंज आ रहा है, ये एक प्रोग्राम था जो कि नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया था। इस प्लान को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव यही था कि हम इनोवेशन करना चाह रहे हैं, इनोवेशन कुछ नया खोज रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं। तो हम क्या चाह रहे थे, जो हमारे देश के नागरिक हैं वो जो है क्या दे, इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए अपने सुझाव दे। तो इस मोटिव के लिए ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज उसको लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन एक्चुअल ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन द वारंटेड ग्रोथ रेट देन द इकोनॉमी फेसिस। अब यहाँ पर ये कह रहा है एक्चुअल ग्रोथ रेट ज़्यादा है वारंटेड ग्रोथ रेट। हमने बहुत बार डिस्कस किया कि इकोनॉमी में एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट होती क्या है। एक्चुअल ग्रोथ रेट है, मान लो आपने सोचा है कि इकोनॉमी की ग्रोथ रेट होगी, वारंटेड आप चाहते हो 10% हो लेकिन ग्रोथ रेट हो जाती है 12%, ठीक है। एक्चुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर ज़्यादा है और वारंटेड आपने चाही जो थी वो कम थी। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपके पास 12 रुपये हैं, आपने मांगे 10 थे, आपके पास है 12। तो जब आपके पास पैसा ज़्यादा है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देश में लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे। अगर देश में ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, लेकिन आउटपुट को बनाने में टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी में परसिस्टेंट हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो फैल जाएगा। तो इसीलिए
ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ सेंट्रल बैंक सेलिंग द सिक्योरिटीज इन अ मार्केट। क्वेश्चन में ये कह रहा है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या बात सही होगी अगर हमारा केंद्रीय बैंक क्या करता है, सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में बेच देता है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है वो क्या कर रहा है, ये मार्केट है, मार्केट में आया और इसने सारी सिक्योरिटीज़ को बेच दिया। सिक्योरिटी समझते हैं ना, अपने बॉन्ड्स बेच दिए, अपने शेयर्स बेच दिए। तो जब सेंट्रल बैंक ने अपना जो भी उसके पास था सब कुछ बेच दिया तो इसको किसने खरीदा होगा, मार्केट में तो लोगों ने खरीदा होगा, ठीक है। जो आम लोग हैं वो भी, बिजनेसमैन वो उन्होंने भी खरीदा होगा, कुछ बैंक्स ने भी खरीदा होगा। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की या सेंट्रल बैंक की सिक्योरिटीज़ को जब खरीद रहे हैं तो सब लोगों ने अपने पैसे को कहाँ लगा दिया, इस काम में लगा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, अब लोग बैंक में पैसा कम रखेंगे। सिंपल सी बात है। अब जब बैंक में पैसा कम होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपके कमर्शियल बैंक है वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पैसा उनके पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए है ही नहीं। तो यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी जो है कमर्शियल बैंक की इस वजह से फॉल होगी क्योंकि सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेचा, मार्केट में बेचते ही लोगों ने खरीद लिया, लोग उस पैसे को बैंक में रखने वाले थे, अब उन्होंने इस पैसे को यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचा तो क्रेडिट क्रिएशन भी अब वो कम करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम मौद्रिक बाजार बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार बोलते हैं, जिसका काम यही होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी जो मॉनेटरी मार्केट है उसमें स्टेबिलिटी रहे, फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे करेंसीज को एक्सचेंज रेट वगैरह का काम चलता रहे। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या काम नहीं है, सबसे पहला काम तो इसका यही है कि इंटरनेशनल लेवल पर मॉनेटरी में पैसे में जो आपको कॉरपोरेशन चाहिए वो करता है, ये इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस लेके आता है, ये भी ठीक है। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी लाना, मेन काम तो इसका यही है कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री की करेंसी चाहिए तो एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी बनी रहे, लेकिन कभी भी ये प्राइवेट सेक्टर को लोन नहीं देता। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिमल साइज ऑफ पब्लिक बजट, हमारा जो पब्लिक बजट है उसका एक ऑप्टिमम साइज आपको डिटरमाइन करना है, वो कहाँ होगा, जहाँ पर आपका मार्जिनल सोशल बेनिफिट, आपने देखा है हमारा पब्लिक इकोनॉमिक्स में मार्जिनल सोशल बेनिफिट ये होता है, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस ये होता है, और इनके इंटरसेक्शन से ही आपका ऑप्टिमम साइज ऑफ पब्लिक जो है बजट वो डिटरमाइन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, जो हम टैक्स में अलग अलग प्रिंसिपल पढ़ते हैं, लेकिन एक अल्टीमेट प्रिंसिपल है टैक्सेशन का, मतलब वो क्या है कि सबको इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस होना चाहिए या प्रपोर्शन सेक्रीफाइस होना चाहिए, प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, या बेनिफिट प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। जो आपका अल्टीमेट जो यूज़ किया जाता है प्रिंसिपल टैक्सेशन में वो ये रहता है कि जितने भी लोगों पे टैक्स लगाया है सबको इक्वली मार्जिनल लेवल पर सेक्रीफाइस बराबर होना चाहिए। तो इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस प्रिंसिपल को हम अल्टीमेटली प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MRTP एक्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस,
पहले क्या होता था, काफ़ी ज़्यादा मार्केट, हमारी जो मार्केट है उसमें काफ़ी मोनोपोली थी, तो उसको रोकने के लिए MRTP एक्ट लाया गया। तो यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो MRTP एक्ट है उसको एम्बोलिश कर दिया गया, उसको हटा दिया गया इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रीसोल्यूशन ऑफ, किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रीसोल्यूशन में उसको ख़त्म कर दिया गया। तो आपकी जो 1991 की जो पॉलिसी आई थी उसमें हमने MRTP एक्ट को एम्बोलिश कर दिया, और 2000 के अंदर हम क्या लेकर आए थे, कंपटीशन एक्ट लेकर आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनइलास्टिक द बर्डन ऑफ द कमोडिटी टैक्स इज, मतलब यहाँ क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि अगर आपकी डिमांड जो है किसी भी कमोडिटी की वो क्या होगी, अगर डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, अगर मान लो डिमांड आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक है तो बर्डन टैक्स का किस पे जाएगा, डिमांड आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक है, सप्लाई आपकी ये रही, अगर टैक्स लगता है तो सप्लाई आपकी कम हो जाएगी, तो सारा का सारा बर्डन कौन बियर करता है, सारा का सारा बर्डन कंज्यूमर बियर करता है प्राइसेस के रूप में, क्योंकि आप उस चीज़ के इतने आदी हो चुके हैं कि आप प्राइस के कम या ज़्यादा होने पर डिमांड को ना तो घटाएंगे ना ही बढ़ाएंगे। तो इस वजह से सारा का सारा जो बर्डन है मोर किस पर पड़ेगा, बायर पर पड़ेगा। यहाँ पर एंटायर बर्डन ऑप्शन हमारे पास गिवन नहीं है, तो इसीलिए हम मोर ऑन बायर के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है करेंसी मार्केट है, टू एंश्योर दैट सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी इज ट्रांसैक्टेड इन फ्यूचर स्पेसिफिक डेट, द बायर एंड द सेलर ऑफ फॉरेन करेंसी एंटर इनटू फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि करेंसी की मार्केट है, उस करेंसी की मार्केट में आपको क्या चाहिए, कुछ आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है, ठीक है। ये करेंसी मार्केट है जहाँ पर आप किसी भी देश की करेंसी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको कोई फॉरेन करेंसी चाहिए किसी भी देश की, तो आप क्या करते हो, आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो कि मुझे आज जो रेट चल रहा है उस रेट पर फ्यूचर में इतनी करेंसी चाहिए, ठीक है। तो आप किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आओगे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कह दूं, अगर मान लो आज के टाइम पर जो सोने का कोई भी रेट चल रहा है तो हम क्या करते हैं, सुनार को एक साई दे आते हैं ना कि मान लो 50,000 एग्जाम्पल के लिए कि 50,000 रुपये ये साई है, इसी मतलब आपने चाहे आज के दिन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और आप ये कह रहे हो कि मैं फ्यूचर में मान लो 1 ईयर बाद उठाने आऊँगी, तो 1 ईयर के बाद आप वो रेट नहीं दोगे जो उस टाइम चल रहा होगा, आपने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और आप 1 साल के बाद उस सामान को उठाने जाते हो सुनार से, और आप किस अमाउंट में पैसा दोगे, आप इसी अमाउंट में पैसा दोगे। इसी तरह से करेंसी मार्केट में भी यही यहाँ पे बोला गया है कि आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप एक स्पेसिफिक डेट पर चाहिए आपको फ्यूचर में, तो आप आज की डेट पर कॉन्ट्रैक्ट करते हो फ्यूचर के लिए। तो जब इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो इसको फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम, सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है हमारी नेशनल इनकम में वो कहाँ से आती है, सबको पता है सर्विस सेक्टर आपको 45-46% नेशनल इनकम देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द LM कर्व इज वर्टिकल इंक्रीजिंग इन मनी सप्लाई विल लीड्स टू, अब देखिए इन्होंने क्या बोला, OX पर LM कर्व को हम वर्टिकल लेते हैं, ठीक है, ये LM कर्व हो गया। अब कह रहा है मनी सप्लाई अगर बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ने से LM कर्व में राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, चलो आ गया शिफ्ट। अब आपका नया LM जो है, सॉरी यहाँ बना देती हूँ, नया ये फर्स्ट LM है, मनी सप्लाई बढ़ेगी, LM कर्व में शिफ्ट आएगा, LM कर्व शिफ्ट होकर LM1 हो जाएगा, और ये आपका
डिमांड कब है, तो अब क्या चेंज आया, तो आपने क्या देखा, जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी, एलएम कर्व वर्टिकल है, मनी सप्लाई बढ़ने से एलएम कर्व में शिफ्ट आया है, और शिफ्ट आने की वजह से आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घट गई और इधर आपकी इनकम भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपके राइट है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घट गया, पहले आप आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे थे, अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर R1 हो गया है, आपकी इनकम Y थी, Y से Y1 हो गई है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक ऑप्शन यहाँ राइट होगा, तो यहाँ पर फॉल इन इंटरेस्ट रेट और राइज इन लेवल ऑफ इनकम A और D, यहाँ आपका राइट आंसर दोनों होंगे। कई बार हो सकता है कि पेपर में ये भी आ जाए कि A और D दोनों या कोई एक, तो यहाँ पर आपके यहाँ दोनों ही ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल स्कीम, स्पेशल स्कीम है फॉर द प्रमोशन ऑफ फूड सिक्योरिटी फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सीनियर सिटीजन के लिए फूड का इंतज़ाम करने के लिए कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है, तो यहाँ पर अन्नपूर्णा जो स्कीम है ना, अन्नपूर्णा जो स्कीम है ये जो है गवर्नमेंट ने चलाई है कि जो सीनियर सिटीज़न हमारी पेंशन स्कीम के अंदर नहीं आ रही, किसी भी रीज़न की वजह से उनको पेंशन नहीं मिल रही, तो उनको इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, फूड सिक्योरिटी दी जाएगी। इसकी कुछ कंडीशंस है कि उनकी एज इतनी होनी चाहिए, ये एक कुछ 2-4 कंडीशंस है, और उन 2-4 कंडीशनों के पूरा होने के बावजूद अगर आप हमारी जो पेंशन स्कीम है, जो बूढ़े लोगों को पेंशन दी जाती है और उनको किसी तरह की पेंशन नहीं मिल रही, तब अन्नपूर्णा स्कीम के तहत उनको फूड सिक्योरिटी दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच इज द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर इंडिया इन 2022। यहाँ पर ये बोला गया है कि इंडिया के लिए 2022 में किसने सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर दिया है पैसे को। टेक्सटाइल जो आपका है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है द स्पिरिट ऑफ एंजल लो दैट एन इंक्रीज इन फैमिली इनकम। हमने क्या देखा था, हमने देखा था एंजल लो होता क्या है, जो कि आपका इनकम में और आपकी डिमांड में रिलेशन को दिखा रहा था। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप ज़्यादा डिमांड करते हो नॉर्मल गुड्स की, हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। लेकिन एंजल लो आपको ये भी बताता है कि जैसे ही आपकी इनकम ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है तो आप ज़्यादा पैसा गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च नहीं करते, आप फूड पर जो खर्च है वो अपना घटा देते हो। तब पोर्शन यहाँ पर कहेंगे जो एंजल लो है वो क्या आपको बताता है कि जैसे ही एक फैमिली की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो अपना इनकम जो फूड पर है वो जो स्पेंड है वो खर्च थोड़ा घटा देता है। घटाने का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव रिलेशन हो गया, हाँ, घटाने का मतलब है पहले आप 100 रुपये खर्च कर रहे थे अब आप 80 खर्च कर रहे हो, क्योंकि आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो चुकी है, जो कि इनकम के बढ़ने से ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड्स डिक्लाइन, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंश्योर वर्क फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ कितने दिन का। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसको हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी रूरल गारंटी स्कीम जो आपकी थी, ठीक है, उसमें कहा क्या गया था 100 दिन के लिए जिनको काम नहीं मिलता, जो अनस्किल्ड लेबर है, पढ़े लिखे नहीं है, तो साल में कम से कम 100 दिन मनरेगा के तहत उनको गवर्नमेंट रोज़गार देगी ही देगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लिखा है, वैसे काउंटिंग के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है इन अन इकोनॉमिक जोन ऑफ प्रोडक्शन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ
पहले आपको समझना होगा इकोनॉमिक और अनइकोनॉमिक जोन क्या होता है। अगर यहाँ मैं लेबर लूँ, यहाँ कैपिटल लूँ और यहाँ रीज लाइन बनाती हूँ, ये रीज लाइन हो गई कैपिटल के लिए, ये रीज लाइन हो गई आपकी लेबर के लिए। और आपको पता है कि जो रीज लाइन होती है वो क्या करती है, ये लोकस ऑफ पॉइंट होती है आइसो क्वांट का, जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आपका जीरो होता है। यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आपका कैपिटल का जीरो होता है, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आपका जीरो होता है। लेकिन ये जो रीज लाइन होती है ये आपका प्रोडक्शन का इकोनॉमिक जोन होती है। इकोनॉमिक जोन का मतलब कि इसके अंदर रहकर आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन इस लाइन के ऊपर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या रहता है, जीरो रहता है। ठीक है। और इसके अलावा जितना भी रीजन बचा, यहाँ का जो एरिया बचा, जो यहाँ का एरिया बचा, ये जितना भी एरिया बचा है ये सारा आपका अन इकोनॉमिक जोन ऑफ प्रोडक्शन आएगा। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसी होती है, तो मैं आपको बता दूं, जब इकोनॉमिक जोन की रिज लाइन पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर आपकी जीरो है, यहाँ पर आपकी देखो, यहाँ पर आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो है, ये आपकी हो गई रिज लाइन। तो ये तो इसके अंदर वाला हिस्सा इकोनॉमिक जोन, यहाँ पर आपका प्रोडक्शन, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स पॉजिटिव होती है, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स चाहे लेबर हो या कैपिटल हो वो क्या होती है, जीरो होती है। ये जो जितना भी एरिया आपका बचा है, बाकी बचा हुआ जितना भी एरिया है, तो वहाँ पर आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसीलिए अगर आप अनइकोनॉमिक जोन में है प्रोडक्शन के, तो आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वन ऑफ द फैक्टर हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है एक का पॉजिटिव हो, लेकिन एक का तो हमेशा नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज डिजाइंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए किस स्कीम को बनाया गया था, DWCRA इस स्कीम को बनाया गया था। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरिया, ये स्कीम 1982 में चलाई गई थी। और इस स्कीम के तहत बच्चों और महिलाओं के विकास पर जोर दिया जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जवाहर रोजगार योजना थी जो कि 1989 में चलाई गई थी। ये था आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि आपका 1978 में चलाया गया था। ये था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो कि 1977 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है, आपके लीनियर वेरिएबल्स होते हैं, पैरामीटर्स लीनियर होते हैं, लीनियर होती है कांस्टेंट टर्म, या लीनियर होते हैं वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। तो यहाँ पर आपने इक्वेशन को देखा होगा, आपकी ये इक्वेशन होती है बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1, फिर आप x2 भी कर सकते हैं प्लस रैंडम एरर। तो आपने क्या देखा, आपका हमेशा क्या रहता है इस इक्वेशन में, जो आपके पैरामीटर्स होते हैं ना, ये आपके लीनियर होते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपके स्क्वायर में हो सकती है, क्यूब में हो सकती है, लेकिन पैरामीटर्स आपके हमेशा लीनियर रहते हैं। यही लीनियर रिग्रेशन मॉडल की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द नेक्स्ट राउंड ऑफ WTO मीटिंग, 2023 का क्वेश्चन पेपर है ना ये, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी 2023 के पेपर में। बोला गया था कि अगली मीटिंग जो है वो कब होगी, कहाँ होगी। तो अगर हम अगली मीटिंग की बात करें तो ये 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात पूछ रहे हैं आपसे, जो कि 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक 2024 में ये आपकी हुई है। ये आपकी अबू धाबी में, UAE में, यूनाइटेड अरब स्टेट में हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेड साइकिल इज प्योरली अ मॉनेटरी फिनोमिना, ये बात किसने बोली है
कि ट्रेड साइकिल जो आपके होते हैं, जो ये मंदी आप तेज़ी जो चीज़ें हैं, ये हमेशा मॉनेटरी फिनोमिना होता है। ये वाली स्टेटमेंट किसने दिया? कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। बाकी हमारे 51 क्वेश्चंस बचे हैं, वो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।